डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर ACSV 002 करिकुलम मॉडिफिकेशन एंड इवोल्यूशन के ब्लॉक 5 करिकुलम एक्टिविटीज़ पे रहेगा। पिछले क्लास में हमने ब्लॉक 4 तक कंप्लीट कर लिया था, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक 5 का जो परिचय है या इंट्रोडक्शन कि व्यक्ति समाज में रहता है। आप और हम सभी लोग हम एक समाज सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पे हम एक दूसरे से बातें करते हैं, मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो उसके दौरान जो भी बात करते हैं या आदान प्रदान अपने विचारों का होता है, उससे हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर टाइम सीखते रहते हैं। हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस करने को हमें मिलता है। तो इसी प्रकार दृष्टिवादी छात्र भी अपने कक्षा के अंदर और बाहर सीखते हैं। जब भी वो नए लोगों से या नए क्लास में जाते हैं, वहाँ के टीचर है, क्लासमेट्स है, अदर स्टूडेंट है, एक स्कूल में कितने सारे बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। जब वे सामाजिक परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो वे प्रत्येक से कुछ न कुछ सीखते हैं। संचार के लिए दृष्टि एक महत्वपूर्ण इंद्रिय है। यह समस्त ज्ञान का प्रवेश द्वार है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा आई कांटेक्ट सामने होता है, एक दूसरे के आँख में देखते हुए बात करते हैं। या हम कई बार नहीं देखते हैं तो जो हमारा दोस्त है या जो भी पर्सन है उसको हम बोलते भी कि तुम मेरे बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हो। तो जब भी हम एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं या एक दूसरे से बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख के ही करना सीख लेते हैं। तो ये जो हमारा आँख है वो हमारे समस्त ज्ञान का प्रवेश द्वार है। दृष्टि अर्जित जानकारी को एकीकृत करती है और अवधारणाओं को बनाने और व्याख्या करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो हम अपने आँखों से देखते हुए, चीज़ों को समझते हुए, उसके बारे में जानते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसके बारे में, वो पर्सन हो, कोई वस्तु हो, कोई न्यूज़ है, तो सबके बारे में अपनी अपनी एक धारणा है, कंसेप्ट है, वो बनाते हैं। अब जैसे एक ही स्टोरी को 10 लोगों ने पढ़ा तो सबके लिए उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, वो पॉइंट आउट करेंगे या उनके हिसाब से वो चीज़ें महत्वपूर्ण होगी। तो दृष्टिबाधित व्यक्ति दृष्टि के इस लाभ से वंचित रह जाता है, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे। हम 80% जो है वो हम अपने आँखों से देख के चीज़ों के बारे में जान जाते हैं, और 95% है वो दृष्टि और श्रवण दोनों को मिला के उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति सीखने में असमर्थ है या वो सीख नहीं पाएंगे या कुछ कर नहीं पाएंगे, इसका ये मतलब नहीं है। थोड़े से अतिरिक्त प्रयास और अनुकूलन से ज्ञान के लिए सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगर हम थोड़ा सा उसमें जो VI बच्चे उनके लिए मॉडिफाई करें, चीज़ों को उनके अनुकूल बनाएं, तो वो भी अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी प्राप्त करने के कई तरीके हैं। अक्सर हम एक ही चीज़ को एक से अधिक तरीक़ों से सीखते हैं। शिक्षण विधियों के अनुकूलन के सिद्धांतों का उपयोग करके हम पाठ्यक्रम गतिविधियों को सरल और सहज बना सकते हैं। जैसे एक ही चीज़ को या एक ही चीज़ सिखाने के बहुत सारे तरीके हैं। सब अगर आप घर में भी एक ही चीज़ के बारे में अलग अलग मेंबर से पूछोगे तो थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होगा, या वो अपने तरीके से बताएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अपने आप में ही अलग होता है। तो यहाँ पे जो भी हमारा पाठ्यक्रम है, करिकुलम है या कल्चरल एक्टिविटीज़ है या
कुछ भी हम अगर वीआई बच्चे को पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं तो उसमें जो एडेप्टेशन है, अनुकूलन है, उसके द्वारा थोड़ा सा चेंज करके, मॉडिफाई करके, सब्स्टिट्यूट करके या हटा के हम उसको सरल और सहज बना सकते हैं, ताकि वीआई बच्चा भी आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सके। या जो भी हम उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं, एडीएल ट्रेनिंग हो, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग हो, तो कुछ भी हम उनको जो सिखाना चाहते हैं वो आसानी से सीख जाएंगे। इसका जो उद्देश्य है इस इकाई का वो है शैक्षणिक गतिविधियों और अनुकूलन प्रक्रिया में शिक्षकों की भूमिका के बारे में जानकारी इससे आपको प्राप्त होगी। क्योंकि इस इकाई को पढ़ने के बाद आप ये भी समझ पाओगे कि शैक्षणिक गतिविधि में जो अनुकूलन प्रक्रिया है उसको एक शिक्षक के रूप में किस तरह से करना है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए रचनात्मक कला गतिविधियों की आवश्यकता और प्रकृति के बारे में जानकारी मिलेगी। फिर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए रचनात्मक कला गतिविधियों को लागू करने की चुनौतियों के बारे में भी जानकारी मिली है। अगर हम कोई एक्टिविटीज़ वीआई बच्चों के लिए हम क्लास में या स्कूल में करना चाहते हैं या प्रयास करना चाहते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए, तो उसके दौरान क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कठिनाई आएगी, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। फिर हमारा नेक्स्ट है पाठ्यक्रम अवधारणा। पाठ्यक्रम स्कूल, प्रयोगशाला, कक्षा, पुस्तकालय, कार्यशाला, खेल मैदान और शिक्षक और छात्र के बीच औपचारिक बातचीत में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्र द्वारा प्राप्त अनुभवों का एक हिस्सा है। जो हमारा करिकुलम है उसमें ऑलमोस्ट हमारा सारा एरिया है वो कवर हो जाता है। प्रैक्टिकल करवाना हो या लाइब्रेरी में हमें बच्चे को अपना हैबिट उनमें और लाना है कि वो स्टोरी रीडिंग करे, लाइब्रेरी में अपना समय बिताए, अलग अलग तरह का बुक्स है उसमें उनको इंटरेस्ट हो। फिर लेबोरेटरी में, प्लेग्राउंड में बच्चे को हमें अलग अलग गेम्स सिखाना है। तो यहाँ पे जो करिकुलम है उसमें ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ कवर हो जाता है। और शिक्षक के द्वारा जब भी हम क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर जो भी हम बातचीत करते हैं उसके माध्यम से भी बहुत सारा जो एक्सपीरियंस है वो बच्चे को मिलता है। ऐसे में पूरा स्कूली जीवन एक ऐसा पाठ्यक्रम बन जाता है जो विद्यार्थी के जीवन को हर मोड़ पर मजबूत कर संतुलित व्यक्तित्व का विकास करने में मदद करता है, ताकि हम बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करें और वो अपने आने वाली ज़िंदगी में हर मुसीबत का सामना अच्छे से कर पाए। ये जो आपका परिभाषा दिया गया है वो माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा दिया गया है 1952-1953 में। फिर हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार पाठ्यक्रम समावेशी होना चाहिए। समान बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे समान पाठ्यक्रम का पालन करेंगे, लेकिन यदि आवश्यक हो तो शिक्षण प्रक्रिया, सामग्री, उपकरण और मूल्यांकन में अनुकूलन के लिए प्रावधान दिया जाएगा। हमें जो इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत एक ही क्लास में नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल बच्चे को भी शिक्षा प्रदान करनी है और एक सेम करिकुलम हम फॉलो करेंगे, लेकिन जो स्पेशल चाइल्ड है उनके आवश्यकता के अनुसार, ज़रूरतों के हिसाब से, उनकी नीड्स को देखते हुए हमें करिकुलम में थोड़ा बहुत अगर चेंज करना पड़े, अनुकूलन करना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं और हमें ऐसा करना है। यदि आवश्यक हुआ तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुलभ प्रारूप जैसे ब्रेल और सर्च प्रिंट या फिर बिग प्रिंटेड बुक्स में पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट है प्लस करिकुलम। प्लस करिकुलम जो हमारा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है, कुछ अलग से नहीं है। प्लस करिकुलम हम वीआई बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं ताकि जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उसका पूरक अनुभव प्रदान हो सके और उन्हें कोई दिक्कत भी ना हो, इसलिए प्लस करिकुलम है वो वीआई बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्लस करिकुलम दृष्टिबाधित बच्चों के लिए नियमित कक्षा में प्रभावी भागीदारी के लिए है, जो उनको उसके द्वारा तैयार करता है, ताकि उनका जो अदर एक्टिविटी, उनको जो एक्स्ट्रा चाहिए सामान्य क्लासरूम में बैठने के लिए, जैसे ब्रेल है, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी है, डेली लिविंग स्किल्स है, तो वो सारा हमारा प्लस करिकुलम में आएगा। उसका जो
जो शिक्षा है वो जो रिसोर्स टीचर है वो प्रदान करेंगे और बच्चे को इस लायक बनाएंगे कि वो उन पर निर्भरता उनकी कम होती जा रही, वो समान क्लास में समान बच्चों की तरह बैठ के अपना शिक्षा प्राप्त करें। फिर हमारा शैक्षणिक गतिविधियों और अनुकूलन की प्रक्रिया में शिक्षकों की भूमिका। जो एडेप्टेशन है या करिकुलम में जो भी हम एक्टिविटीज़ है तो उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है। पहला है बेजिंग नगर निगम ब्यूरो सुई 1981 के प्रमुख हान जोल के अनुसार विकलांग बच्चों का समान स्कूल में होना एक सकारात्मक कारक है। पॉजिटिव वे में हम इसको लेते हैं, सभी बच्चे को होना चाहिए। विकलांग बच्चों की कठिनाइयों पर काबू पाने में समान बच्चों द्वारा दिखाया गया साहस और आत्मविश्वास समान बच्चों के लिए अच्छे चरित्र के विकास के लिए एक वस्तुगत सबक है और सहपाठी के बीच एकता स्थापित करने में एक प्रभावी शक्ति प्रदान करता है। अगर हम स्पेशल चाइल्ड को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाते हैं तो उन्हें भी इसके बारे में जानकारी होगी, वो उनमें जो उन बच्चों के प्रति भाव है उसमें बदलाव होगा, वो उसको सपोर्ट करेंगे, उसको हेल्प करेंगे और एक अच्छे नागरिक बनने की ओर उनका एक कदम होगा। इससे जो हमारा समाज है वो भी अच्छा बनेगा और एकजुटता के साथ, एकता के साथ जो स्पेशल चाइल्ड है वो भी और जो नॉर्मल चाइल्ड है वो भी एक साथ आगे बढ़ेंगे। बाइलन जू 1990 में कहते हैं चीन के कुछ स्कूलों में दृष्टिबाधित बच्चों का एकीकरण हुआ है और उन्हें उनके प्रोत्साहन के कारण प्रतिभाशाली बच्चों की स्कूल छोड़ने की दर में भी कमी आई है। अगर जो नॉर्मल बच्चे हैं वो कई बार देखा गया है कि वो जो स्पेशल चाइल्ड उनको टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं या उनके साथ खेलना पसंद नहीं करते, उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते, इग्नोर करते हैं। तो ये एक तरह से सोचिए अगर हमें कोई ऐसा हमारे साथ बिहेव करे तो हमें कैसा लगेगा। तो यहाँ पे बच्चों का जो बिहेवियर है या उनकी सोचने की जो तरीका है उसमें भी हम इसके द्वारा चेंज ला सकते हैं, क्योंकि सभी समान है। हो सकता है थोड़ा सारे बच्चे का सीखने का भी तरीका अलग अलग होता है और सारे बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उन्हें भी वही सम्मान, वही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जो एक समान बच्चे को मिलता है। और उन्हें भी शिक्षा का अधिकार है, वो भी आगे चल के अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे अगर अच्छा शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से हमें एक ही क्लासरूम में दोनों बच्चों को साथ में बैठा के पढ़ाना चाहिए। और इससे स्पेशल चाइल्ड का जो स्कूल छोड़ने या फिर बीच में पढ़ाई छोड़ने की जो दर है वो उसमें भी कमी आएगी। फिर इस प्रकार नियमित शिक्षकों और समान विद्यालय के संसाधक शिक्षक के संयुक्त और सहयोगात्मक प्रयास से दृष्टिबाधित बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियाँ समान और लचीली हो जाती है, आसान और लचीली हो जाती है। एक नियमित शिक्षक दृष्टिबाधित बच्चे के सामान्य पाठ्यक्रम का ध्यान रखता है, जबकि संसाधक शिक्षक प्लस करिकुलम की शिक्षण गतिविधियों द्वारा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विशेष कौशल सिखाने का काम करते हैं। अगर जो बच्चा है नॉर्मल क्लास में शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो वहाँ पे हो सकता है जो नॉर्मल टीचर है उनको थोड़ा बहुत रिसोर्स टीचर से कोऑर्डिनेट करके फिर उनका क्लासरूम में कहाँ पे बैठा है वीआई बच्चे को तो उनको सूटेबल होगा। जैसे क्लास में अगर किसी बच्चे को ज़्यादा रोशनी चाहिए तो उनको हमें फर्स्ट रूम में या टीचर के पास हम उनका सिटिंग अरेंजमेंट करवा सकते हैं, खुले जगह हो ताकि खिड़की से या गेट से प्रकाश अच्छा आए। अगर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पे लाइट लगवा सकते हैं। तो इस तरह से हम उनका जो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो बच्चे के अनुकूलन बनाने के लिए भी थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे, या उन कहाँ पे किस तरह का उनको ज़रूरत है उनकी आवश्यकता के हिसाब से उस तरह का हम क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो बनाएंगे। और टाइम टू टाइम रिसोर्स टीचर और जो नॉर्मल टीचर है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बच्चे में क्या दिक्कत आ रही है या कोई ऐसा चैप्टर है, लेसन्स है जिसमें उनको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो जो भी हमारा TLM है उसके द्वारा भी उनको रिसोर्स रूम में और भी जो प्लस करिकुलम के अंदर जो आता है वो सारा वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। इसमें हमारा पहला है उपकरण सामग्री की तैयारी, जो VI बच्चों के लिए है। दृष्टिबाधित बच्चों की आवश्यकता के लिए सही समय पर सही तरीके से सही सामग्री प्रस्तुत
करने से नियमित कक्षा में उनकी भागीदारी अधिकतम हो जाएगी। वो भी जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ उनके समान रूप से अपना पार्टिसिपेशन है वो दे पाएंगे। उनको ऐसा नहीं लगेगा कि उनको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है या समझ नहीं आ रहा है या उस क्लासरूम में फिट नहीं हो रहे हैं और बाकी बच्चे वो उनसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और इनका ये पीछे रह गए हैं। संसाधक शिक्षक को ऐसी सामग्री तैयार करने में अपनी अनूठी अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए जो कम समय में बच्चे और विषय द्वारा आसानी से समझ आ सके। तो इस तरह का हमें TLM बनाने का हमेशा प्रयास करना चाहिए ताकि बच्चे को उससे आसानी और एकदम सहज से वो उस बात को समझ सके, ताकि दृष्टिबाधित बच्चों को स्कूली शिक्षा और पाठ्यक्रम में समानता मिल सके। फिर हमारा है इसमें उपयुक्त उपकरण। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उनकी दृष्टिबाधिता उनके अनुभवों और सीखने को सीमित कर देता है। वे बच्चे देख नहीं पा रहे, इसलिए उनकी जो एक्सपीरियंस या सीखने का जो गति है वो धीमी हो जाती है या सीमित हो जाती है। इससे दृष्टिवान और दृष्टिबाधित छात्रों के बीच अंतर पैदा हो जाता है। दृष्टिबाधित छात्र अपनी स्पर्श, श्रवण आदि इंद्रियों का उपयोग करके अपने परिवेश से परिचित होते हैं। एक जो हमारे इंद्रियां हैं तो उसमें बच्चा देख नहीं पा रहा है, बाकी सारी जो इंद्रियां हैं उसके द्वारा बच्चा अपने सीखने का प्रयास करता है। अमूर्त बातों को सरल वर्णन द्वारा समझाया जाना चाहिए। उपकरण का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसाधक शिक्षक द्वारा इस उपकरण को 3 प्रकार से उपलब्ध कराया जा सकता है। जो हमारा पहला है वो स्पर्शीय उपकरण जो टेक्टाइल मैप मॉडल हो सकता है। दूसरा है ऑडियो उपकरण, हम रिकॉर्ड करके बच्चे को उपलब्ध करवा सकते हैं। और तीसरा है आपका स्पर्शीय श्रवण और मॉडल के रूप में जो बच्चा को बोल भी रहे हैं और साथ में जो मॉडल है या जो सामान है, जो मटेरियल आप दे रहे हो उसको वो स्पर्श भी कर रहे हैं, दोनों को साथ में कर रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, इंडिया का जो मैप है वो टेक्टाइल मैप है, धागा उस पर लगाया हुआ है स्टेट्स को और ये सबको दिखाने के लिए। तो वहाँ पे बच्चा जो है टच करके फील करेगा और समझेगा। फिर टॉकिंग बुक्स है और जो भी आप मॉडल दे रहे हो शेप एंड साइज का, या यहाँ पे फ्रूट्स के बारे में है, वेजिटेबल्स के बारे में है, कि किसी भी टॉपिक में आप वहाँ पे मॉडल भी बच्चे के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। फिर दूसरा है हमारा उपयुक्त विधि। हमें बस यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि दृष्टिबाधित बच्चे कब, कहाँ और कैसे दृष्टिवान बच्चों से भिन्न होते हैं, मतलब कहाँ उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चे में विशेषता से ज़्यादा समानताएं होती है। दृष्टिबाधित बच्चे टुकड़ों में जानकारी प्राप्त करते हैं, इस कारण पढ़ाई में थोड़ा अधिक समय लगता है। तो जहाँ पे समान बच्चे से वो थोड़ा भिन्न हो रहे हैं तो वहीं पे हमको उस चीज़ों का या वहाँ पे थोड़ा सा हमें विधि में अपने स्ट्रेटेजी में चेंज करने की ज़रूरत है तो कर सकते हैं। इसके लिए विश्लेषण, व्यवस्थित योजना और तार्किक दृष्टिकोण के साथ उपकरण तैयार करने चाहिए। बच्चे को दृष्टि के अलावा सभी इंद्रियों का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए बच्चे की तैयारी, जो उनका VI का कितना लॉस है, डिग्री ऑफ लॉस, उनका एज, विषय वस्तु की प्रकृति और सामग्री बनाने में लगने वाले समय आदि बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए और बच्चे के आवश्यकता के अनुसार हमें TLM बनाना चाहिए। फिर तीसरा हमारा उचित समय। जब सही समय पर सही सामग्री और सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो तभी वो प्रभावी होता है। दृष्टिबाधित बच्चों को सीखने में अधिक समय लगता है, इसलिए उन्हें औपचारिक शिक्षा के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे बच्चों को पढ़ाने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने का सही समय संसाधक शिक्षक द्वारा तय किया जाता है। अगर जो VI बच्चे हैं उनका इवैल्यूएशन करना है या उनका टेस्ट एग्ज़ाम लेना है तो जो रिसोर्स टीचर है वो उनका समय निर्धारित करेंगे कि हमें थोड़ा और टाइम लेना चाहिए या फिर हमें अभी ले लेना चाहिए। तो बच्चे का किस तरह का प्रोग्रेस हो रहा है उस हिसाब से जो रिसोर्स टीचर है वो डिसाइड करेंगे कि बच्चे का हमें किस तरह कब इवैल्यूएशन लेना है।
फिर दूसरा हमारा संसाधन शिक्षक एवं नियमित शिक्षक के बीच परामर्श, जो नॉर्मल टीचर है और रिसोर्स टीचर है उनके बीच जो परामर्श है ये किस तरह का और किस टॉपिक पे होना चाहिए। दो शिक्षक के बीच परामर्श निम्नलिखित मामलों पर और विशिष्ट अवधि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पहला है आपका दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए विषय वस्तु के क्षेत्र का विश्लेषण। नॉर्मल क्लास में अगर जो बच्चे हैं समान बच्चे वो पिक्चर देख के आसानी से अगर उनका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है किसी चीज़ के बारे में, लेकिन हो सकता है वहाँ पे वी बच्चे को हमें मॉडल उपलब्ध कराना पड़े। तो यहाँ पे विषय वस्तु का जो एरिया है उसमें किस तरह से हम दोनों टीचर को बात करके और बच्चे की आवश्यकता के अनुसार क्या करेंगे ऐसा कि बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। फिर दृष्टिबाधित बच्चों की नियमित कक्षा में व्यवस्था, उनका जो सीटिंग अरेंजमेंट है या फिर अगर कोई बच्चा गेट के पास जैसे बैठा दिया तो बार बार वहाँ से कोई बच्चा आएगा जाएगा गुजरेगा तो उनको दिक्कत होगी। तो इसलिए उनका जो सीटिंग अरेंजमेंट है क्लासरूम में इस तरह से करना है कि उनको क्लासरूम में अगर खुद से जा रहे हो तो वो जाके आराम से अपना सीट ले ले और फिर अगर निकलना है क्लासरूम से क्लास ओवर होने के बाद या छुट्टी होने के बाद तो वो आसानी से वहाँ से निकल जाए, वो टकराए नहीं, गिरे नहीं, उनको चोट न लगे। इस तरह से हमें अरेंजमेंट करना। विषय वस्तु में आवश्यक परिवर्तन, अगर हमें सब्जेक्ट में कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए अनुकूलन के स्वरूप और अनुकूलित शैक्षिक सामग्री का विश्लेषण, TLM अगर हम तैयार कर रहे हैं तो उसमें हमें किस तरह का करना है, उन बच्चों के हिसाब से कैसा होना चाहिए। उभरे हुए और स्पर्शीय आरेख जैसी सहायक सामग्री तैयार करना। फिर दैनिक समस्याओं पर चर्चा, उनका डेली लिविंग स्किल्स है उसके बारे में। फिर उपयुक्त शैक्षणिक रणनीतियों को योजना बनाना, जो अभी हम स्ट्रेटजी बनाएंगे तो वो उस बच्चे के हिसाब से उपयुक्त होना चाहिए। और किस तरह से हम बनाएंगे, या तो बच्चे के लिए IP बना रहे हैं, अगर IP की आवश्यकता है तो वो किस तरह से बनाएंगे। तो ये जो नॉर्मल टीचर है और जो रिसोर्स टीचर है उन दोनों के बीच में ये परामर्श और ये जो हमारा निम्नलिखित जो बातें हैं उस पे रहती है, और ताकि बच्चे का जो शैक्षिक प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल सके। फिर तीसरा हमारा संसाधक शिक्षक द्वारा उपचारात्मक शिक्षा प्रदान की गई। संसाधक शिक्षक दृष्टि क्षति वाले विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुरूप उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करते हैं। रिमीडियल टीचिंग, कुछ बच्चे जिन्हें कुछ विचारों को समझने में अधिक समय लगता है, इसलिए संसाधक शिक्षक उनके समझने के लिए आवश्यकता अनुसार सामग्री तैयार कर सकते हैं। अगर नॉर्मल क्लास में बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसी पार्ट को फिर जो रिसोर्स टीचर है वो रिसोर्स रूम में करवा सकते हैं। तो वो अपने तरीके से चाहेंगे कि जो भी उनका उस सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पार्ट है, लेसन है, उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आ रही है तो उसको दूर किया जाए। फिर चौथा है नियमित शिक्षक द्वारा विषय क्षेत्र की शिक्षा प्रदान करना। नियमित कक्षा में विकलांग बच्चों को विषय क्षेत्र की शिक्षा प्रदान करने के लिए नियमित शिक्षक जिम्मेदार, जो नॉर्मल क्लास में है वो नॉर्मल क्लास टीचर है वो उनकी जिम्मेदारी है। वो विषय जिनमें ठोस अवधारणाएं होती है, ऐसे विषयों में रिसोर्स टीचर की मदद ले सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं कि अगर बच्चे हम क्लासरूम में ही अगर कुछ उपलब्ध करवा दें या क्लासरूम से बाद में हम रिसोर्स रूम में करवाएं तो ये आपस में ये दोनों टीचर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। फिर पाँचवा है हमारा संसाधक शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायक सेवाएं, जो हमारे रिसोर्स टीचर द्वारा जो सेवाएं सर्विसेज दी जाती है। पहला, संसाधक शिक्षक को दृष्टिबाधित बच्चे, उनके माता पिता और जब आवश्यक हो तो आसपास के लोग जो हमारे आसपास पड़ोसी है, हमारे समाज में रहते हैं, को निरंतर सलाह और परामर्श प्रदान करनी चाहिए। जो भी बच्चे के संपर्क में आते हैं उन सारों से। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए रीडर की व्यवस्था करना, अगर एग्ज़ाम के दौरान है ये तो हमें जो रीडर की व्यवस्था करना है वो भी रिसोर्स टीचर करेंगे। परीक्षा के समय दृष्टिबाधित बच्चों द्वारा ब्रेल लिपि में लिखी गई उत्तर पुस्तिका को मुद्रित करना, ताकि जो हमारे नॉर्मल टीचर है वो उसका मूल्यांकन कर सके। दृष्टिबाधित बच्चों का आवश्यक
रिकॉर्ड बना कर रखना, उनकी जो भी जो स्पेशल चाइल्ड है उनका जो भी रिकॉर्ड है वो सारा रिसोर्स टीचर के पास होना चाहिए। वो टाइम टू टाइम जो भी उनका बना रहे हैं वो उनको रिसोर्स रूम में रखना है। समय समय पर चिकित्सीय जांच, अगर किसी बच्चे का समय समय पर अगर डॉक्टर से कंसल्ट हो रहे हैं या फिर उनका जांच हो रहा है, दिखवा रहे हैं, तो उसका भी रिपोर्ट रखना है। और ये भी रखना, अगर भूल गए हैं कई बार पेरेंट्स, तो टीचर जो रिसोर्स टीचर है वो याद दिलवा सकते हैं कि इनका जांच का अभी टाइम आ गया, तो फिर से हमें डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत है। पढ़ाई को लेकर सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी देना, जो भी हमारे भारत सरकार द्वारा इन बच्चों के लिए सुविधाएं दी जाती है, और स्कॉलरशिप है, मटेरियल्स है, एड्स एंड अप्लायंसेज है, तो उसके बारे में जानकारी देना, हो सके तो बच्चों के लिए उपलब्ध करवाना, उनके पेरेंट्स को बताना, अगर ऐसे कहीं कैंप लगता है तो उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, ताकि बच्चों को वो सारी जो सर्विसेज है वो मिल सके। फिर हमारा छठा है संसाधक शिक्षक द्वारा प्रदान की गई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सेवाएं। वे सेवाएं जो संसाधक शिक्षक दृष्टिबाधित बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्तिगत रूप से प्रदान करते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष सेवाएं कहलाते हैं, जो डायरेक्ट बच्चे को सिखा रहे हैं। ब्रेल पढ़ना और लिखना, अबेकस, टेलर फ्रेम, लॉन्ग केन का इस्तेमाल करना, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, गतिशीलता से पहले स्पर्श और श्रवण कौशल प्रशिक्षण प्राथमिक कलाएं हैं जो सीधे दृष्टिबाधित बच्चों को प्रदान की जाती है। फिर संसाधक शिक्षक दृष्टिबाधित बच्चों को सहायता सेवा प्रदान करते हैं, इसे अप्रत्यक्ष सेवाएं कहा जाता है, जो कि डायरेक्ट तो रिसोर्स टीचर नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर जो नॉर्मल टीचर है उनको बता रहे हैं, क्लासरूम में कुछ ऐसा उपलब्ध करवा रहे हैं, तो इनडायरेक्ट जो सेवाएं दे रहे हैं वो अप्रत्यक्ष सेवाएं होंगे। माध्यमिक स्तर पर दृष्टिबाधित बच्चे नियमित कक्षा में अधिक समय बिताते हैं, और जो रिसोर्स टीचर है वो उनका जो अप्रत्यक्ष सेवाएं है वो अधिक देते हैं, और प्राइमरी स्टेज पर उनको प्रत्यक्ष सेवाएं अधिक मिलती है। इस प्रकार धीरे धीरे प्रत्यक्ष सेवा के लिए संसाधक शिक्षक पर निर्भरता कम हो जाती है, जबकि अप्रत्यक्ष सेवा के तहत संसाधक शिक्षक का काम सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त सामग्री बनाना और उन्हें बच्चों तक पहुंचाना, जिससे नियमित शिक्षक के लिए यह आसान हो जाए और वो आसानी से क्लासरूम में ही बच्चे को उसके द्वारा उसकी हेल्प से पढ़ा सके। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के उत्तर ब्रेल में लिखे गए उनको प्रिंट या मुद्रित फॉर्म में करना, ताकि जो नॉर्मल क्लास टीचर है वो उसका मूल्यांकन कर सके। राइटर और रीडर की व्यवस्था करना, बच्चों के लिए कैसेट या सीडी के रूप में पुस्तकों की रिकॉर्डिंग करना। अगर टॉकिंग बुक्स अवेलेबल नहीं है तो हम खुद से भी रिकॉर्ड करके अवेलेबल करवा सकते हैं। आजकल मोबाइल में भी रिकॉर्ड हो जाता है आसानी से, हम पेन ड्राइव में कैरी कर सकते हैं, जैसे घर में किया तो वहाँ पे स्कूल में जाके बच्चे को उपलब्ध करवा सकते हैं। आजकल ऑन डिमांड पाठ्यक्रम को मोबाइल और प्ले स्टॉक पर भी रिकॉर्ड किया जाता है और बच्चों तक पहुँचाया जाता है। नियमित कक्षाओं में विकलांग बच्चों का प्रबंधन आदि जैसे सेवाएं सम्मिलित है। अगर बच्चे को कोई दिक्कत हो रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, तो उनको किस तरह से ट्रेनिंग दो, तो यहाँ पे जो रिसोर्स टीचर है वो उनको जो सेवाएं हैं वो प्रदान करेंगे। जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो रिसोर्स रूम का सेटअप है, तो वहाँ पे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जो सेवाएं हैं वो दिए जा रहे हैं, और बहुत सारे यहाँ पे मॉडल्स वगैरह रखा हुआ है, अलग फ्लैश कार्ड है, चार्ट पेपर है। तो इस तरह से जो बच्चे की आवश्यकता के हिसाब से हम अपना रिसोर्स रूम सेटअप कर सकते हैं, और वहाँ पे डायरेक्ट सेवा प्राथमिक स्तर पर डायरेक्ट सेवा देंगे, और जब बच्चे माध्यमिक स्तर पर जाएंगे तो इनडायरेक्ट सेवाएं प्रदान करेंगे। इसके बाद है हमारा गृह कार्य। जो पहला क्वेश्चन है वो पाठ्यक्रम की अवधारणाओं को स्पष्ट करें और संसाधक शिक्षक की भूमिका बताएं। जो रिसोर्स टीचर है उनकी क्या भूमिका है। दूसरा है संसाधक शिक्षक द्वारा प्रदान की गई सहायता सेवा को विस्तारपूर्वक लिखें। तो यहाँ पे दोनों सेवाएं आएगा, प्रत्यक्ष सेवाएं और अप्रत्यक्ष सेवाएं, दोनों ही इसमें आएंगे। आज के लिए मैं यहीं तक रखती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इसी ब्लॉक 5 का जो आगे का पोर्शन है वो कंटिन्यू करूँगी। धन्यवाद।